एक घना जंगल था। इसमें तरह तरह के जंगली जीव जंतु रहते थे। जंगल तीनों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था और एक और एक बड़ी सी नदी बहती थी। पहाड़ बहुत ऊंचे थे और नदी बहुत गहरी और चौड़ी थी। इसे पार करना बहुत ही कठिन था, इसलिए बाहर का कोई भी व्यक्ति जंगल के भीतर नहीं पहुंच पाता था। इसी जंगल में एक वृद्ध साधु रहता था। वृद्ध साधु के बहुत से शिष्य थे। वृद्ध साधु ने तो जंगल के बाहर की दुनिया देखी थी, लेकिन साधु के शिष्य बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से अनजान थे। वे कभी जंगल के बाहर गए नहीं थे, अतः बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वृद्ध साधु ने भी उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसने अपने शिष्यों को स्वर्ग के देवी देवताओं के बारे में अवश्य कुछ थोड़ा बहुत बता दिया था। वृद्ध साधु और उसके शिष्यों का अधिकांश समय पूजा पाठ और जप तप में व्यतीत होता था। वे प्रातःकाल उठ जाते, नदी किनारे स्नान करते और पूजा पाठ के कामों में लग जाते। भूख लगने पर वे जंगल के फल फूल खा लेते और नींद आने पर अपनी अपनी कुटियों में जाकर सो जाते। वृद्ध साधु और शिष्यों के जीवन का यही दिनचर्या था। इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं आता था। घने जंगल के भीतर उत्तर की ओर एक सुंदर तालाब था। इस तालाब की जानकारी केवल वृद्ध साधु को ही थी। उसके शिष्यों को तालाब की कोई जानकारी न थी। वृद्ध साधु ने उन्हें तालाब के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इतना ही नहीं, वृद्ध साधु ने अपने शिष्यों को उत्तर की ओर जाने के लिए कठोरता से मना कर दिया था। सभी शिष्य वृद्ध साधु का बड़ा सम्मान करते थे और मन ही मन उससे डरते भी थे। अतः कभी किसी शिष्य ने तालाब की ओर जाने की हिम्मत नहीं की थी। घने जंगल के उत्तर की ओर का तालाब कोई साधारण तालाब नहीं था। यह परीलोक की राजकुमारी सोनपरी का तालाब था। सोनपरी हमेशा पूनम को प्रातःकाल अपनी सखियों के साथ आती थी और दिन भर जल क्रीड़ा करती थी। यह जल क्रीड़ा शाम तक चलती रहती थी। रात का अंधेरा होने के पहले ही सोनपरी और उसकी सखियां अपने अपने पंख लगाती और परीलोक लौट जाती थी। वृद्ध साधु का एक युवा शिष्य हमेशा यह सोचा करता था कि घने जंगल के उत्तर दिशा में ऐसा क्या है जो उसके गुरु ने सभी शिष्यों को उधर जाने से मना किया है। एक दिन उसने तय किया कि वह घने जंगल के उत्तर की ओर जाएगा और देखेगा कि वहाँ क्या है। अगले दिन वह अपने सभी साथियों से पहले उठा और अकेले ही जंगल के उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। पूनम का दिन था। युवा शिष्य जिस समय तालाब के किनारे पहुंचा, दोपहर हो गई थी। युवा शिष्य ने तालाब के किनारे जो दृश्य देखा तो देखता ही रह गया। तालाब में सुंदर सुंदर परियां जल क्रीड़ा कर रही थीं। युवा शिष्य ने परियां तो दूर अपने जीवन में कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। सुंदर सुंदर परियों को देखकर वह जब तब करना सब भूल गया। वह एक वृक्ष की आड़ में छिपकर संध्या तक परियों की जल क्रीड़ा देखता रहा। शाम को परियां तालाब के बाहर निकली। उन्होंने अपने अपने पंख लगाए, वस्त्र पहने और उड़ गई। युवा शिष्य ठगा सा रह गया और देखता ही रह गया। युवा शिष्य का अब हमेशा का यह नियम बन गया था। वह पूनम के दिन अपने सभी साथियों से पहले उठकर तालाब के किनारे पहुंच जाता था और दिन भर जल की परियों की जल क्रीड़ा देखा करता था। धीरे धीरे 5 महीना बीत गया। युवा शिष्य का मन उखड़ने लगा। उसका मन अब जब तप में नहीं लगता था। वह दिन भर परियों के बारे में सोचता रहता था। रात को सपने में उसे
वह परियां दिखाई पड़ती थी। युवा शिष्य हमेशा बड़ा बेचैन रहता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे भी तो क्या करे। इतने दिनों में उसने परियों के बारे में इतना तो जान लिया था कि परीलोक से आने वाली परियों में एक उनकी राजकुमारी है और बाकी सभी उसकी सखियां हैं। परियों की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ हमेशा पूनम को आती थी। एक दिन युवा शिष्य ने निश्चय किया कि वह इस बार परियों की राजकुमारी से बातें करेगा। अगले ही दिन पूनम था। युवा शिष्य अपने सभी साथियों से पहले उठा और तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब के निकट पहुंचकर पहले तो वह परियों की जलक्रीड़ा देखता रहा। उसके बाद उसने परियों की राजकुमारी सोना परी के पंख उठाए और कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। युवा शिष्य काफी देर तक सोता रहा। अचानक उसके कानों में किसी स्त्री की करुण आवाज सुनाई पड़ी। कोई स्त्री रो रो कर कह रही थी, मेरे पंख कहाँ है? मेरे पंख कौन ले गया है? मेरे पंख दे दो। युवा शिष्य उठकर खड़ा हो गया और सोन परी के निकट आ पहुंचा। यह करुण आवाज सोन परी की थी। सोन परी श्वेत रेशमी वस्त्रों में बड़ी ही सुंदर लग रही थी। युवा शिष्य ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने उसके पंख उसे दे दिए। सोन परी ने भी युवा शिष्य को देखा तो ठगी सी रह गई। उसने परीलोक में अपनी माँ से धरती के पुरुष के बारे में सुना तो था, लेकिन पुरुषों को कभी भी देखा नहीं था। सोन परी को युवा शिष्य बहुत अच्छा लगा। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। इसके बाद युवा शिष्य ने सोन परी का हाथ पकड़ा और एक वृक्ष के नीचे आ पहुंचा। सोना परी ने कोई आपत्ति नहीं की। युवा शिष्य सोन परी से आधी रात तक बातें करता रहा। सोन परी अपनी सखियों से बिछड़ने के कारण बड़ी ही घबराई हुई थी, लेकिन युवा शिष्य के सांत्वना देने पर वह सामान्य हो गई और बातें करने लगी। सोन परी ने उसे बताया कि उसका परीलोक यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन वह पंख लगाकर बहुत जल्द ही अपने लोक पहुँच जाती है। सोन परी ने यह भी बताया कि उसके और उसकी सखियों के समान परीलोक की सभी परियां श्वेत रेशमी वस्त्र पहनती हैं। बातें करते करते सोन परी युवा शिष्य की गोद में अपना सिर रखकर सो गई। युवा शिष्य धीरे धीरे सोन परी के सिर पर हाथ फेरता रहा। उसे रात भर नींद नहीं आई। शायद दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। प्रातः काल होने पर सोन परी की नींद टूटी। उसने युवा शिष्य का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और पंख लगाकर परीलोक की तरफ उड़ चली। युवा शिष्य भी सोन परी को विदा करने के बाद अपने शिष्यों के पास वापस लौट आया। उसके जाने की बात साधु और उसके शिष्यों को मालूम न थी, अतः युवा शिष्य को कोई परेशानी नहीं हुई और वह अगले दिन से अपने अन्य साथियों के समान जप तप में लग गया। युवा शिष्य अपने साथियों के साथ जप तप करता अवश्य था, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था। वह आंखें बंद करके बैठ जाता था और सोना परी के बारे में सोचता था। उसके सभी साथी समझते थे कि वह जप तप कर रहा है। कभी कभी युवा शिष्य को बड़ी बेचैनी होती थी। ऐसे में वह उठकर किसी एकांत स्थान में पहुंच जाता था और सोन परी को याद करके रोता रहता था। उसे हमेशा पूनम की प्रतीक्षा रहती थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि किसी तरह पूनम आए और वह अपनी सोना परी के पास पहुंच जाए। युवा शिष्य पूनम के दिन प्रातः काल तालाब की ओर चल देता था और दोपहर तक पहुंच जाता था। दिन भर वह सोना परी के साथ रहता और न जाने क्या क्या बातें करता था। वह भी सोना परी भी
उसके प्रेम में पूरी तरह दीवानी हो चुकी थी। वह भी परीलोक में हमेशा खोई खोई रहती थी और पूनम की दिन की प्रतीक्षा करती थी। पूनम का दिन दोनों के लिए एक दिन की खुशियां लेकर आता था। दोनों पूनम के दिन शाम तक प्रेम वार्तालाप करते और रात का अंधेरा होते ही सोना परी अपने सखियों के साथ परीलोक लौट जाती थी और युवा शिष्य अपने साथियों के पास लौट आता था। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। युवा शिष्य की स्थिति अब पागलों जैसी हो गई थी। वह दिन भर खोया खोया रहता था। जब तक करना उसने छोड़ दिया था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उसके साथियों ने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। वृद्ध साधु नदी पार करके कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, अतः युवा शिष्य की हालत की उसे कोई जानकारी न थी। युवा शिष्य के साथी उसकी स्थिति देखकर परेशान थे। उन्हें बस इतना मालूम था कि युवा शिष्य पूनम के दिन कहीं जाता है, रात में लौटने पर वह खुश रहता है और फिर 2-4 दिन बाद उसकी स्थिति पहले जैसी हो जाती है। युवा शिष्य के सभी साथियों ने मिलकर इस बारे में विचार विमर्श किया और अंत में यह निर्णय लिया कि वे अगली पूनम को युवा शिष्य का चुपचाप पीछा करेंगे और सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। अगली सुबह पूनम को हमेशा की ही तरह युवा शिष्य कुछ जल्दी उठा और तैयार होकर तालाब की तरफ चल पड़ा। उसके साथी पहले से ही तैयार थे। वे कुछ दूरी पर रहकर उसका पीछा करने लगे। दोपहर होने तक सभी लोग तालाब तक आ पहुंचे। युवा शिष्य के साथियों ने तालाब में जो दृश्य देखा तो देखते ही रह गए। परियां जलक्रीड़ा कर रही थी। वे अपनी एक सखी के साथ छेड़छाड़ भी कर रही थी। परी सबसे सुंदर थी, शायद या उसकी राजकुमारी थी। युवा शिष्य को देखते ही परियों की राजकुमारी सोना परी तालाब के बाहर निकली। उसने अपने कपड़े पहने और अपने प्रेमी के पास आ पहुंची। युवा शिष्य के साथी सब देख रहे थे। अचानक उन सभी के मन में न जाने क्या आया कि सभी ने आगे बढ़कर तालाब में जलक्रीड़ा कर रही परियों के पंख उठा लिए। परियों ने अजनबी लोगों को देखा तो पहले तो घबरा गई, फिर शीघ्र ही सामान्य हो गई। वे तालाब के बाहर निकली और अपने अपने कपड़े पहनकर युवा शिष्यों के साथियों के पास आ पहुंची और उसने अपने पंख मांगने लगी। युवा शिष्यों के साथियों ने सभी परियों के पंख लौटा दिए। युवा शिष्य के जितने साथी थे उतनी ही परियां थीं। यह देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा था। परियों ने भी पंख मिलने के बाद उन्हें लगा लिया, बल्कि युवा शिष्य के साथियों से मुस्कुराकर बातें करने लगी। थोड़ी ही देर में एक एक परी ने एक एक साथी को चुन लिया और उनके जोड़े बन गए। सोन परी और युवा शिष्यों ने उन्हें देखा तो मुस्कुरा दिए। धीरे धीरे शाम हो गई। परियों ने एक बार आसमान की ओर देखा। आज उनका मन परीलोक लौटने का नहीं हो रहा था, लेकिन अंधेरा होने के पहले परीलोक लौटना आवश्यक था। अतः सबने अपने अपने पंख लगाए और अपने अपने प्रेमियों से विदा लेकर परीलोक की ओर उड़ चले। धीरे धीरे 6 महीने और बीत गए। युवा शिष्य और उनके साथी पूनम के दिन तालाब के पास पहुंच जाते थे और दिन भर परियों के साथ प्रेम वार्तालाप करते थे और रात का अंधेरा होने के पहले परियों को विदा करके वापस लौट जाते थे। वृद्ध साधु अभी तक वापस नहीं लौटा था। बसंत का मौसम आने वाला था। ठंडक धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक दिन युवा शिष्य सोनपरी का सिर अपनी गोद में रखे उससे मीठी मीठी बातें कर रहा था। उसके साथी भी परियों के साथ प्रेम वार्तालाप में मगन थे।
शाम होने को थी। सोनपरी और उसके साथ की परियों के लौटने का समय होने वाला था। अचानक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। वह बड़े क्रोध में था। सोनपरी और उसके साथ की परियों ने क्रोधित साधु को देखा तो सांप के भय से अपने पंख लगाए और परीलोक की ओर उड़ चली। क्रोधित वृद्ध साधु ने परियों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने सभी शिष्यों को उसने असुंदर वृक्ष होने का श्राप दे दिया। युवा शिष्य और उसके साथी शीघ्र ही असुंदर पलाश के वृक्षों में बदल गए और कुछ ही पलों में तालाब के चारों ओर पलाश के वृक्षों का एक जंगल सा दिखाई देने लगा। अगली पूनम को जब सोनपरी अपने सखियों के साथ आई तो उसे युवा शिष्य और उसके साथियों की यह स्थिति देखकर बड़ा ही दुख हुआ। सोनपरी युवा शिष्य को हृदय से प्यार करने लगी थी। वह बड़ी देर तक वृक्षों पर अपना सिर पटक कर रोती रही। इससे उसका सिर भी फट गया और पलाश का पेड़ खून से तरबतर हो गया। सोनपरी के समान उसके साथ की परियां भी पेड़ बने अपने अपने प्रेमियों पर सिर पटक रही थीं। उनके भी सिर फट गए थे और खून बहने लगे थे। सोनपरी और उसके साथ की परियां शाम तक रोती बिलखती रही और फिर अपने अपने पंख लगाकर भारी मन से परीलोक चल पड़ी। कहते हैं कि सोनपरी और उसके साथ की परियों का खून पलाश के वृक्षों पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पलाश के फूल खिल उठे। आज भी बसंत के आगमन के समय सोनपरी और उसके साथ की परियां धरती पर आती हैं। वे टेढ़े मेढ़े पलाश के पेड़ों पर अपना सिर पटक पटक कर रोती हैं और अपना सिर लहूलुहान कर लेती हैं। सोनापरी और उसके साथ की परियों के जाने के बाद उन सभी का खून फूलों में बदल जाता है और पलाश का पेड़ सुंदर लाल फूलों से लद जाता है। धन्यवाद।